नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। कल की क्लास में हम अनुसूची पर विस्तृत चर्चा कर रहे थे और आज हम संविधान के मूल भाग और अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको अनुसूची बेहतर ढंग से समझ आई होगी। यदि आपको फिर भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, समझने में कोई चीज समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। नोट्स जल्द ही आपको जितने टॉपिक्स पढ़ा दिए गए हैं प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टाइपिंग पर काम चल रहा है उनकी, और आगे की जो भी रणनीति होगी उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ बच्चों की काफी रिक्वायरमेंट्स आ रही है कि उत्तराखंड की क्लास स्टार्ट की जाए, उत्तराखंड की क्लास स्टार्ट की जाए। दोस्तों, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि उत्तराखंड की क्लास में करूंगा, जल्दी ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है तो इधर उधर कहीं जाना होता नहीं, तो सीमित संसाधनों में ही काफी सारी चीजें हमें जुटानी पड़ रही हैं, जिसके चलते काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। और मेरा पूरा फोकस है कि सभी सब्जेक्ट्स को मैं डे टू डे चलाऊंगा, लेकिन एक प्लानिंग के साथ। अभी आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, इसी तरीके से आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी समझ होगी और मैं उन्हें अच्छी तरीके से चलाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि कुछ बच्चों की ये भी समस्या थी कि वीडियो क्वालिटी में दिक्कत है, आवाज में दिक्कत है। इस पर मैं काम कर रहा हूं। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो सभी संसाधन जुटाए जाएंगे और आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। चलिए, आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया था, ये संविधान है। हमने अनुसूची पर चर्चा की। मूल अनुसूची 8 थी और वर्तमान में कितनी है? 12 है। इस बात की हम चर्चा करके आ चुके थे। फिर हम, ये हमारे भाग हैं, इसके अंदर चैप्टर्स हैं, इसके अंदर अनुच्छेद हैं, और इन्हीं अनुच्छेद के अंदर क्या है? सब क्लॉज, यानी उपखंड। अनुच्छेद के ही उपखंड हैं। तो आज हम सीरियल से चर्चा करेंगे। चूंकि हम अनुसूची की चर्चा कर चुके थे, प्रस्तावना भी हम पढ़ चुके, कैसे हमने देखा प्रस्तावना इसके भाग नहीं थी और कैसे बना, और अनुसूची की भी हमने चर्चा की। और आज हम पढ़ते हैं भाग। दोस्तों, भाग के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं, मूल संविधान में कितने पार्ट थे और वर्तमान में कितने पार्ट हैं। अगर हम मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान की बात करें तो 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। ये बात तो आपको अच्छे से याद रखनी ही रखनी है। सवाल पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे और कितने अनुच्छेद थे, लेकिन अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में 25 भाग व लगभग 461 या 65 या 70 क्या है? अनुच्छेद है। अनुच्छेद। दोस्तों, ये जो 461 65, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं, कभी भी इसका एग्जैक्ट फॉर्म नहीं पूछी जाती। ये हमेशा अप्रोक्स में आता है कि संभावित कितने हैं, ये बात आपसे पूछी जाएगी। लेकिन यदि अगर आपसे पूछे मूल संविधान में कितने आर्टिकल हैं तो 395। लेकिन यदि अगर आपको यह पूछा जाए वर्तमान में कितने हैं, तो मैंने आपको एक क्राइटेरिया दे दिया है, 460 से 470 के बीच जो भी संख्या आपको मिलेगी तो आप क्या लगाएंगे? उस पर आंसर लगाएंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। और
बात करें अगर भाग की, तो मूल भाग 22 थे और इन्हीं 22 भाग में जैसे 9 का क जुड़ा, 9 का ख जुड़ा और एक भाग और अलग से सम्मिलित किया गया सहकारी समितियों का, उसके मूल भाग के अंतर्गत ही भागों को ऐड किया गया, अलग से कोई भाग नहीं जुड़ा है, यानी भाग 23 नहीं कहेंगे हम इसे। आप ऐसा समझिए कि हम ये नहीं कहेंगे कि भाग 23 हो, 22 से बढ़कर 23 हुए, 24 हुए या 25 हुए। मैं इधर रफ करता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे यदि अगर हम कहें कि भाग 22 ही है वर्तमान में भी, लेकिन हम क्या देखते हैं कि आप पढ़ते होंगे कि 25 हैं, तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने आपको 11वीं अनुसूची बताई, 11वीं अनुसूची का जब मैंने जिक्र किया आपके सामने, तो भाग 9 का क्या किया गया, इसमें समावेशन किया गया, समावेशन किया गया, यानी भाग 9 में ही जोड़ दिया गया, फिर ख फिर ग। तो इस तरीके से कितने भाग हैं, 25। अगर वर्तमान में भी बात करें तो 22 ही है, लेकिन 22 के अंतर्गत यानी 9 के अंतर्गत 3 भाग जोड़े गए, तो उसे क्या कहा हमने, 25 भाग हमारे वर्तमान में हैं। इसी तरीके से हमारे आर्टिकल 395 ही हैं, लेकिन हम देखते हैं 15 का 4 जुड़ा, 15 का 5 और 15 का 6 आप देखते होंगे EWS, या 16 का 6 उपखंड जिसे हम बोलते हैं, ये आर्टिकल है या अनुच्छेद है। तो दोस्तों इन्हीं के अंतर्गत जो ऐड हुए उसकी संख्या बढ़कर इतनी हुई, लेकिन वर्तमान में नंबर कितने हैं, 395 ही है और नंबर कितने हैं, 22 ही हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें इंक डालते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं भाग 1। भाग 1 और इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से 4। यहां पर एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, आप कभी भी आर्टिकल का रट्टा लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। अभी तक आप यदि अगर ऐसा करते थे कि आपने किताब खोली और आप आर्टिकल को याद करने बैठे कि इस आर्टिकल के तहत ये चीज है, इस आर्टिकल के तहत ये चीज है, इस अनुच्छेद के तहत ये चीज है, तो आप गलत दिशा में काम कर रहे थे। ये बात मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये एक बेटर वे नहीं है। ऐसा इसलिए भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि 461, 470 अनुच्छेदों को याद करना किसी के बस की बात नहीं है। तो मैंने यहां जरूर लिखा, आप जब डीपीएसपी तक पढ़े तो आपको आर्टिकल, आपको अनुच्छेद याद रखने की जरूरत है, और समय समय पर मैं आपको अवगत कराता रहूंगा कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और इस अनुच्छेद को पूछा जा सकता है। इसलिए आप डीपीएसपी या मूल कर्तव्य तक तो लेमन टर्म में सभी अनुच्छेदों को याद रखने की कोशिश करें, लेकिन उसमें भी कुछ स्किप कर दें, काम चल जाएगा, एग्जाम में नहीं आएंगे। और उसके आगे के जो आर्टिकल होंगे उसमें यदि हम अगर अपनी चर्चा करेंगे तो मैं आपको वो बात क्लियर कर दूंगा कि इस आर्टिकल को आपको ध्यान रखना है। वास्तव में आपको समझना है कि संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 में कहा क्या गया है, क्योंकि सवाल अब यहां से पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता कि इस अनुच्छेद के अनुसार क्या प्रक्रिया है या क्या कहा जाता है। हालांकि पढ़ेंगे हम उन्हें अनुच्छेद के अनुसार ही,
लेकिन आप कार्य पद्धति पर अगर ध्यान देंगे तो आपको अनुच्छेद याद करने में, उन्हें समझने में दिक्कत नहीं होगी, आपको उन्हें रटना नहीं पड़ेगा। मेरा शुरू से फोकस रहा है कि मैं आपको एक रटने वाला प्राणी नहीं बनाऊं, आप समझे चीजों को और समझने के बाद आप उसे परफॉर्म करें और अपने साथ हमेशा आत्मसात रखें। यदि आपसे अगर कोई पूछता भी है किसी भी समय तो आप ये ना कहें कि ये हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर दें और आंसर कर सकें। चलिए भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4। दोस्तों इसमें कहा गया है संघ व उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र। हम इस शब्द को अच्छे से पढ़ेंगे कि संघ क्या है और उसके राज्य क्षेत्र क्या है, कि कैसे यह शॉर्ट कॉन्सेप्ट है और कैसे ये वास्ट कॉन्सेप्ट है। इस बात को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम आर्टिकल 1 के बारे में बात करते हैं और वहीं से आपको इसकी समझ पैदा होगी। आप इसे नोट डाउन करें और समझने के लिए अपने नोट्स को ऐसे ही मेंटेन करें, लेकिन आप पहले शुरू से समझें, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, उसके बाद लिखने का प्रयास करें। अनुच्छेद 1 आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल को अनुच्छेद ही कहते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखें। आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 कहता है भारत दैट इज इंडिया, इंडिया राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 1 कहता है कि भारत दैट इज इंडिया राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। दोस्तों आपको एक बात और मैं बताऊं कि भारत का मतलब इंडिया, यानी आप इंग्लिश में यदि बट का मीन्स लेकिन या परंतु पढ़ते हैं, आप इसे भारत और भारत का मीन्स इंडिया न समझे कि भारत का मीनिंग इंडिया होता है। आपको समझने में कठिनाई हो रही होगी, लेकिन मैं वास्तव में आपको बताऊं, जब संविधान सभा के सदस्य चर्चा कर रहे थे तो उनके सामने प्रश्न था, क्या हम जिस देश में हम रह रहे हैं क्या हम उसका नाम भारत ही रखें अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पद्धति के आधार पर। और इसी के अंतर्गत सब मेंबर्स, कुछ सदस्य किसके पक्ष में थे, इंडिया के। तो आप ये कतई ना समझें कि भारत का इंग्लिश वर्जन इंडिया है, इंडिया उन लोगों के लिए रखा गया जो लोग इंडिया को प्रीफर करते थे, और भारत उन लोगों के लिए रखा गया जो लोग अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए इस देश का नाम भारत रखने के पक्ष में थे। ये बात आपको अच्छे से जान लेनी है कि भारत कहीं ना कहीं हमारे संविधान सभा में जो निर्णय थे, मैंने आपको बताया था बहुमत के आधार पर नहीं लिए जाते थे, वहां पर ससंजन प्रकृति सर्वसम्मति के आधार पर फैसले लिए जाते थे। ये बात आपको याद रखनी है। तो आई होप भारत दैट इज इंडिया, ये बात मैंने कही। अब यहां से हमें पता क्या लगता है, यहां से हमें पता लगता है एक तो देश का नाम और
देश की प्रकृति, प्रकृति कहूं या राज व्यवस्था की प्रकृति, राज व्यवस्था की प्रकृति। दोस्तों आपको यह बात भी याद रखनी है कि पूरे संविधान में सिर्फ आर्टिकल 1 में ही, अनुच्छेद 1 में ही देश के नाम का जिक्र है, यानी भारत दैट इज इंडिया। बाकी किसी आर्टिकल में, किसी अनुच्छेद में भारत दैट इज इंडिया का जिक्र नहीं है, यह आपको याद रखना है। तो देश का नाम तो हम क्लियर कर लिया कि क्या है हमारा, भारत या इंडिया। लेकिन देश की प्रकृति, राज्य व्यवस्था की प्रकृति, तो यहां पर क्या कहा, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, इसे समझते हैं हम। हालांकि मैं जब आपका आधार तैयार करा के आया तो मेरा मैक्सिमम फोकस यही था, मैं आपको वहां पर संघात्मक प्रवृत्ति बहुत अच्छे से बताकर आया था। संघीय, परिसंघीय, महासंघीय व्यवस्था को मैंने आपके सामने काफी अच्छे से डिस्कस किया गया था। जो भी नए बच्चे होंगे, यदि वो इस वीडियो को देख रहे हो, अगर उन्हें चीज समझ ना आए तो हम आज के इस लेक्चर में पिछले लेक्चर का लिंक उसमें शेयर कर देंगे। आप जरूर उस लेक्चर को देखिए, तो आपको यहां समझने में कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा दोस्तों, आप अगर आज से देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस को, यानी इस चैनल को शुरू से फॉलो करें और आपको काफी फायदा होगा। तो मैंने कहा कि देश की प्रकृति कैसी है, राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, संघीय, संघीय प्रकृति है, संघीय प्रकृति। और इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे जो संघीय प्रकृति है, इसमें क्या है, केंद्र व उसकी इकाई के बीच लीगल एग्रीमेंट यानी वैधानिक समझौता नहीं है। प्रकृति की हम बात कर रहे हैं। मैंने बताया कि केंद्र और उसकी इकाई, केंद्र मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, और जो इसकी इकाई है यानी जिनकी ये यूनियन ऑफ स्टेट है, ये स्टेट क्या है, इनके बीच कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है, वैधानिक समझौता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, वैधानिक समझौता होता क्या है, यानी हमारे संविधान में ये चीज कहीं पर लिखी हुई नहीं है कि दोनों के बीच कहीं पर साइन है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये किसके अवधारणा पर काम करते हैं, निष्ठा की, निष्ठा की अवधारणा पर काम करते हैं, काम करते हैं। और ऐसा माना जाता है हमारी संघीय प्रकृति में कि संघ की जो इकाई है, जो राज्य हैं, वो चाहकर भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि भारत ने उपनिवेशवाद को झेला था और भारत के संविधान जो निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, वो ये बात अच्छे से जानते थे कि यदि अगर हमने ऐसा किया तो कभी भी क्या हो सकता है, ये समझौता टूट सकता है। तो इसीलिए हमारे यहां केंद्र को पावरफुल बनाया गया। इसकी चर्चा हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो करेंगे। तो आपको ये बात समझ आई होगी कि केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच लीगल एग्रीमेंट नहीं है, उनके बीच क्या है, निष्ठा की अवधारणा है। और किस पर काम करते हैं, निष्ठा की अवधारणा पर काम करते हैं। आप इसे नोट डाउन करें। फिर मैं आपको B.R. अम्बेडकर की एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जिसमें उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। आप जानते हैं B.R. अम्बेडकर जी का
कितना योगदान रहा है। और इन्होंने ये बात कही कि इन्होंने दो बातें कही, ए और बी। इन्होंने कहा कि भारत में केंद्र व उसकी इकाइयों के बीच, वही बात जो पीछे है, इकाइयों के बीच लीगल एग्रीमेंट नहीं है, यानी वैधानिक समझौता नहीं है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो अगर यूएसए से तुलना करें तो वहां पर क्या है, सेंटर एंड स्टेट के बीच क्या है, लीगल एग्रीमेंट है। दोनों वैधानिक समझौते के आधार पर जुड़े हुए हैं। दूसरा, अंबेडकर जी ने कहा कि संघ की जो इकाई है, संघ की जो इकाई है, यानी जो स्टेट है संघ के, वो क्या है, प्रशासनिक दृष्टि से विभाजित है। यह बात अंबेडकर जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में क्लियर कर दी कि प्रशासनिक दृष्टि से संघ की इकाई विभाजित है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये भारत है, और हम अगर ये कहें ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये केरल है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, और ये क्या है, यहां पर हम देखते हैं केंद्रीय सरकार है। तो उन्होंने कहा कि ये जो संघ की इकाई है, यानी ये जो राज्य है, ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट है, ये क्या है, प्रशासनिक दृष्टि से, यानी क्या कर सके कि हो सकता है कि केंद्र यहां पर प्रशासन न देख सके, तो इस वजह से यहां पर क्या दी गई, इन्हें कुछ स्वायत्तता दी गई, कुछ स्वायत्तता दी गई। ये यहां पर अच्छे से डिस्क्राइब किया अंबेडकर जी ने। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आप एक बार में अगर नहीं समझे तो वीडियो को रिपीट करके देखें। मैंने बताया कि भारत तथा केंद्र उसकी इकाइयों के बीच लीगल एग्रीमेंट नहीं है, वो निष्ठा की अवधारणा पर कार्य करते हैं, निष्ठा की भावना के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा मैंने बताया कि संघ की जो इकाई है वो क्या है, उस समय प्रशासनिक दृष्टि से, यानी वो क्या हो सके, उनमें प्रशासन सुचारू रूप से चल सके, इसलिए क्या किया, उन्हें अलग किया, यानी कुछ स्वायत्तता प्रदान की गई। हालांकि हम देखते हैं कि संघात्मक जब प्रवृत्ति को देखते हैं तो राज्य सरकारों के पास काफी मात्रा में स्वायत्तता होती है। ये बात यहां तक आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं आगे, आप इसे नोट डाउन करें। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको बताया था यूनियन एंड इसके राज्य क्षेत्र, यूनियन ऑफ इंडिया ऐसे लिखेंगे आप, यूनियन ऑफ इंडिया और इसके राज्य क्षेत्र
यानी इट्स टेरिटरी एरियाज। इसे समझने के लिए आप पहले 3 पैरामीटर पर गौर करेंगे। एक तो राज्यों का क्षेत्र, राज्यों का क्षेत्र, दूसरा हम लिखेंगे संघ का क्षेत्र, और तीसरा हम लिखेंगे किसी अन्य देश से अधिग्रहित क्षेत्र। ये 3 बातें यहां पर समझ लेनी जरूरी है कि राज्यों का क्षेत्र, संघ का क्षेत्र और किसी अन्य देश से अधिग्रहित क्षेत्र। हमने जब भाग 1 की जिक्र किया तो हमने लिखा कि भारत, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। तो जब हम भारत के संघ की बात करते हैं तो हम राज्यों की बात करते हैं ओनली, और संघ भी उसी में इंक्लूड होते हैं। लेकिन जब हम इट्स टेरिटरी एरिया, यानी जब उसमें कोई किसी क्षेत्र का अधिग्रहण भी कर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इट्स टेरिटरी, यानी उसके राज्य क्षेत्र, संघ के राज्य क्षेत्र। जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए इसे हम मान लेते हैं y, इसे हमने माना x, और x, हाँ, और इसे माना हमने यूटीज, संघ राज्य क्षेत्र। y क्या है यहां पर? संघ, तथा उसके राज्य क्षेत्र। मैंने कहा कि आप देख सकते हैं यहां y के अंदर कौन है? x भी है, y के अंदर कौन है? यूटीज भी है। और यदि अगर मैं कहूं कि किसी क्षेत्र से किसी अन्य देश से कोई क्षेत्र अधिग्रहित किया गया है, क्षेत्र अधिग्रहित किया गया है, तो वो भी इसी के अंतर्गत है। तो यदि हम यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो हम पाएंगे किसे? सिर्फ इसे, यानी x प्लस यूटीज। यूटीज में कह रहा हूं यूनियन टेरिटरीज, यानी भारत के संघ शासित प्रदेशों की बात कर रहा हूं मैं, यूटीज के। इसे मैंने संघ राज्य क्षेत्र भी लिख दिया है। और मैंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र से कोई यदि किसी देश से कोई क्षेत्र अधिग्रहित किया गया है तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि y इज मोर ग्रेटर देन x। ये बात आप अच्छे से समझ सकते हो, पहचान सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनियन ऑफ इंडिया क्या है? एक छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके राज्य क्षेत्र, इस टेरिटरीज एरिया क्या है? बड़ा क्षेत्र है। यानी अगर कोई बड़ा क्षेत्र आएगा तो उस पर किसका अधिकार होगा? संघ का अधिकार होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। यहां पर ऐसा नहीं कहेंगे कि हम इस राज्य का क्षेत्र बना दें या राज्य अपना अधिकार उस पर जमा ले, वो बाद की कानूनी प्रक्रिया है, उसमें हो सकता है कि ऐसा हो जाए। लेकिन यदि कोई अधिकृत क्षेत्र किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? संघ के अंतर्गत आएगा। और तभी हम कहेंगे इट्स टेरिटरीज एरिया, यानी उसकी सीमा के अंतर्गत जो भी है उसे क्या कहेंगे? उसका राज्य क्षेत्र कहेंगे। और राज्य की परिभाषा मैंने आपको शुरू में डिक्लेयर की थी कि राज्य हम सिर्फ अपनी जो संघ की इकाई है उनके लिए ही यूज करते। हम यूज क्या करते? सेंटर के लिए भी कभी कभी हम राज्य शब्द यूज करते हैं। इतनी बात थी आर्टिकल 1 के बारे में। यह बात आपको अच्छे से समझनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताऊं, ये ऐसा पोर्शन है जिसे अक्सर क्लासेस में स्किप कर दिया जाता है या आगे बढ़ दिया जाता है। तो ये बात आपको, मेरा मेनली फोकस इस पर यही था कि मैं आपको कितनी सरल भाषा में, क्योंकि ये सो टिपिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो देखा जा सकता है, लेकिन मेरा
मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको समझा पाऊं। अगर इसके बाद भी आपको लगा कि हमें समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट टाइम आपके जो भी आपको कंफ्यूजन हुआ है वो मैं कंफ्यूजन आपका दूर करने की कोशिश करूं। लेकिन आप वीडियोज को लगभग 1 से 2 बार जरूर देखें, तब आपकी समझ और भी पुख्ता होगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये बात थी यहां पर आर्टिकल 1 के बारे में। अब बढ़ते हैं हम आगे, आप इसे नोट डाउन करें। चलिए, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की बात करता है आर्टिकल 2। इसे भी आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपका कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर करूंगा। संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना, इसका मतलब क्या है? देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में कितने स्टेट है, 28 स्टेट है, और हमें एक स्टेट क्या करना है, इसमें एंटर करना है, तो हम किस आर्टिकल के तहत करेंगे? अनुच्छेद 2 के तहत। यदि हमें किसी क्षेत्र को काटकर संघ शासित प्रदेश बनाना है, संघ शासित प्रदेश बनाना है, तो हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल 2 का। यह बात आपको याद रखनी है। अब कैसे हम संघ शासित प्रदेश और कैसे हम इसकी स्थापना को सुनिश्चित करते हैं, यह बात होता है यहां पर टेक्निकल पॉइंट कि इसको कैसे हम समझें कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश। दोबारा फिर समझें, मैंने कहा कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश। संघ में अभी कितने राज्य हैं? 28। और हमें कितने राज्य, हमें सपोज इस संघ में, मैंने कहा ना यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, तो यानी इस संघ में हमें एक राज्य को और लेकर आना है। यानी हमें कितने यूनियन ऑफ स्टेट बनाने हैं, कितने यूनियन ऑफ स्टेट का एक सेट बनाना है? 29 यूनियन ऑफ स्टेट का एक सेट बनाना है। तो हम क्या करेंगे? एक राज्य को उसमें लेकर आएंगे, और जब लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 29 स्टेट हो जाएंगे। तो अब हम कहेंगे यूनियन ऑफ स्टेट, भारत यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। और कितने स्टेट है उसमें? 29। सिंपल सी बात है। कितने यूटीज हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9। तो यहां से हम समझेंगे, आगे की बात हम यहां शुरू करते हैं। ये बात अनुच्छेद 2 में कही गई, और किसके द्वारा? बाय लॉ। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने ये किया होगा, मैं इसे रफ करता हूं। मैंने कहा बाय लॉ, संसद विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर। यह बात आपको, बाय लॉ का मतलब है संसद विधि बनाकर। अब दो चीजें यहां सामने आती हैं, इन्हें भी आप अच्छे से समझें। संसद के पास दो प्रकार के विधायी अधिकार होते हैं। नंबर 1,
साधारण क्षेत्रीय, क्षेत्रीय नहीं लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे साधारण विधायी क्षेत्राधिकार, और दूसरे में हम लिखेंगे संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार। ये दो प्रकार की संसद के पास वास्तव में मूलतः दो शक्तियां होती है, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार और संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार। इसमें साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है, और यहां पर आर्टिकल 368 के तहत वर्णित बहुमत का प्रयोग किया जाता है। बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। एक अलग क्लास में इस पर ऑपरेट करूंगा, कंडक्ट करूंगा कि कैसे साधारण बहुमत क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, आर्टिकल 368 के तहत मेजोरिटी क्या होती है, आर्टिकल 60 के तहत क्या मेजोरिटी होती है। इसका एक अलग सेक्शन होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं विधि बनाकर, बाय लॉ, तो आप ध्यान रखेंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार की। इतनी बात आपको अपने जहन में हमेशा याद रखनी है। यदि अगर आप कहीं भी पढ़े कि संसद विधि बनाकर, तो वो किसकी बात कर रही है, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार। वो इसकी संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार आर्टिकल 368 के तहत बहुमत के आधार पर किया जाने वाले संशोधन की बात नहीं कर रही है, यानी वो प्रोविजन नहीं कर रहा है। यदि आप किसी भी बुक में पढ़े संसद विधि बनाकर, तो आप समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार की बात हो रही है। तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनमें संसद विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकते हैं। ऐसा हमने अब तक पढ़ा, और मैंने उसके अंतर्गत आपको दो चीजें बताई। संसद के पास ये वास्तव में 1950 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार एक केस था, उससे हवाले से चीज आई थी कि दो प्रकार के विधायी क्षेत्राधिकार है, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार और आर्टिकल 368 के तहत, जो भी मैंने आपको बताया। अब हमने बात की संसद विधि बनाकर, और इसके आगे हम चेक करते हैं कि कैसे किन क्षेत्रों से संघ में नए स्टेट को वो शामिल कर सकती है। चलिए देखो, ये दो आधार पर कर सकता है संघ, यानी संसद, और संसद में मैं आपको बता चुका हूं कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मेन रोल इन दोनों का होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना संघ किस तरीके से कर सकता है, इसमें मूलतः दो विधि होती हैं, दो प्रोविजन होते हैं। एक तो फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट, पहले से मौजूद
पहले से मौजूद श्रेणी के राज्यों से। पहले से मौजूद राज्यों, पहले से मौजूद श्रेणी के राज्यों से। दूसरा होता है फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ, फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ, सॉरी ऐसे नहीं, फ्रॉम द आउटसाइड बाउंड्री, फ्रॉम outside the boundary of already existing state। पहले से मौजूद श्रेणी के राज्यों की सीमा से बाहर, सीमा से बाहर, सीमा के बाहर से, सीमा के बाहर से। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, यानी दो प्रोविजन है, फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट और फ्रॉम आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी जो पहले से मौजूद है राज्य, उनसे किसी हिस्से को काटकर संघ में प्रवेश कराना है तो वो कहां आएगा, यहां आएगा। अब फ्रॉम द आउटसाइड बाउंड्री ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट, ये कहां आएगा, यहां आएगा, यानी जो पहले से मौजूद नहीं है राज्य, उनके श्रेणी से काटकर हम संघ में प्रवेश कराना चाहते हैं तो वो यहां से आएगा। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि पहले से मौजूद राज्य कौन से हैं और पहले से मौजूद श्रेणी की सीमा से बाहर कैसे लेंगे, ये भी कंफ्यूजन आपका अभी क्लियर होगा। आप इसे नोट डाउन करें। चलिए, यहां की हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि पहले से मौजूद, मैं आपको इसे उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश का एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे सॉरी, ये कुछ इस प्रकार का उत्तर प्रदेश है और यहां से ये आयताकार क्या है, उत्तराखंड की आकृति है। अब देखो, यूपी पहले से स्टेट था एक, यूपी पहले से स्टेट था एक, और हमारा 25वां राज्य कौन बना, छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को, फिर 9 नवंबर को कौन बना, हमारा उत्तराखंड, और 15 नवंबर को झारखंड। अब बात अगर यहां आती है कि पहले से मौजूद, यानी यूपी पहले से स्टेट है, 1950 में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना था, बाद में यूपी इसका नाम हुआ, उत्तर प्रदेश नाम हुआ, वो अलग किस्सा है, उसे अलग हम पढ़ लेंगे। लेकिन मैंने कहा कि पहले से मौजूद राज्यों की श्रेणी से, मौजूद राज्यों, पहले से मौजूद राज्यों की श्रेणी से, पहले से मौजूद श्रेणी के राज्यों से बात की है। हाँ, मैंने कहा यूपी, यूपी से हमने किसमें अभी कितने 24 स्टेट थे 2000 में, और एमपी से अलग कौन हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, और यूपी से अलग कौन हुआ, उत्तराखंड हुआ, उत्तरांचल हुआ। तो जब हमने ये
ऐड हुआ एक, तो यहां हुए 25। तो हम मानते हैं अभी कितने हैं, 25 स्टेट हैं। अब 25 स्टेट में हमें क्या कराना है, एक को प्रवेश कराना है, यानी हमें कितने करने हैं, इन्हें 26 करने हैं। तो अब हम किसकी एंट्री कराएंगे, इसमें उत्तराखंड की एंट्री कराएंगे। तो हम यहां पर कहेंगे कि पहले से मौजूद राज्यों की श्रेणी से। तो अब यहां से उत्तर प्रदेश से पृथक करके किसे बना दिया, उत्तराखंड को, यानी संघ में प्रवेश हो गया। और पहले से मौजूद, आप देख सकते हैं यूपी पहले से स्टेट था, और पहले स्टेट से क्या हुआ, अलग उत्तराखंड हो गया। तो क्या हुआ, पहले से मौजूद राज्यों की श्रेणी से संघ में प्रवेश हो गया। और वर्तमान में कितने हो गए, 26 स्टेट हो गए। यहीं पर अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, तो आप देखते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से हमने किसे अलग किया, तेलंगाना को, और कहां पर ले जा दिया, संघ में प्रवेश कराया। तो कितने राज्य हो गए हमारे, 28 राज्य हुए। और अभी वर्तमान में भी आप देख सकते हैं नहीं, 29 स्टेट हुए, सॉरी 29, वो जम्मू एंड कश्मीर याद आ रहा था। 29 स्टेट, यानी 29वां स्टेट हमारा कौन बना, आंध्र प्रदेश। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश पहले से स्टेट था, और आंध्र प्रदेश से किसे काटा, तेलंगाना को काटा, और तेलंगाना को काट के क्या बना दिया, संघ में प्रवेश दिलाया, उसकी स्थापना की, और कहां पर चला गया, 29 स्टेट हो गए। तो ये बात थी पहले से मौजूद राज्यों की श्रेणी से। बात करते हैं पहले से मौजूद राज्यों की श्रेणी की सीमाओं के बाहर, ये क्या है, इसे कैसे समझे हम। वैसे आप इसे इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा इजी है, इसे याद रखना आप। हिंदी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, हाँ यही है, लेकिन आप इंग्लिश वर्जन इसका ज्यादा ध्यान रखें तो आपको इसमें कंफर्टेबिलिटी होगी, आपको सुविधा होगी। अब बात आती है इसकी। अब देखो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा जरूर देखें। अब फ्रॉम द आउटसाइड बाउंड्री ऑफ ऑलरेडी, जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे दिल्ली, आप दिल्ली का नाम तो सभी ने सुना है, और दिल्ली अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, आए दिन कहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, पूर्ण राज्य का दर्जा दो। अभी आप देखते हैं कि आए दिन आरोप लगते रहते हैं कि दिल्ली पुलिस तो अरविंद केजरीवाल के हाथ में नहीं है, और मैक्सिमम चीजों पर उसे किस पे आश्रित रहना पड़ता है, केंद्र सरकार पर आश्रित रहना पड़ता है। तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो। आप देख सकते हैं पहले से मौजूद राज्य नहीं है, क्या है, संघ शासित प्रदेश है, पहले से पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन अगर इसे हम संघ में प्रवेश करा दें, अगर मैं कहूं वर्तमान में 28 स्टेट हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और ये क्या है, पूर्ण राज्य है, पूर्ण राज्य। तो यदि हम इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दें तो यहां से क्या होगा, -1 होगा, और यहां क्या होगा, +1 होगा, यानी यहां कितने हो जाएंगे, 29 स्टेट हो जाएंगे, और यहां कितने हो जाएंगे, 8 यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगे, 8 संघ शासित प्रदेश हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं पहले से मौजूद श्रेणी के राज्यों की सीमा से बाहर, यानी वो पहले से मौजूद राज्य नहीं है। दिल्ली को आप देखते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा दो, तो अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे तो 28 से 29 हो जाएंगे, और 9 से 8 हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझनी है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूं, दिल्ली से आप क्लियर हो गया, चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी क्या है, हमारा संघ शासित प्रदेश है, और इसे भी यदि हम क्या दे दें, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दें, तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर क्या एक और कम हो जाएगा, तो वर्तमान में कितने हो जाएंगे, 7, और इधर कितने हो जाएंगे, 30। तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। इसका बेटर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं,
35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पहले संघ शासित प्रदेश बनाया और उसके बाद 36वें संविधान संशोधन द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। और अगर एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, नाइनटीन 1962 में गोवा पर किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी संघ में एंट्री की और इसे क्या बनाया? संघ शासित प्रदेश। लेकिन आप देखते होंगे गोवा का गठन जब आप बुकों में पढ़ेंगे तो आप देखते होंगे हमारे यहां गोवा कब बना? 1987। तो इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 में। यानी यहां पर देखो पहले से मौजूद की श्रेणी से बाहर से आया, यानी ये पूर्ण राज्य नहीं था और इसे 1987 में जब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया तो तब हम मानते हैं कि गोवा का गठन 1987 में हुआ। अगर इसी प्रकार हम सिक्किम को देखें तो हम मानते हैं पहले संघ शासित प्रदेश बना और फिर 36वें संविधान संशोधन द्वारा से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है आर्टिकल 1 और 2 के बारे में। आर्टिकल 3 और 4 हम कल डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने जो आपके लिए प्रयास किया आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप वही मैं जो आपको कहता हूं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसका डिस्ट्रीब्यूशन करें। अगर उन्हें अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कराएं क्योंकि चैनल की कुछ रिक्वायरमेंट है जिन्हें फुलफिल करना है, तो उसी के लिए ये सब मैं बोलता हूं। वैसे मैं निस्वार्थ भाव से आपके साथ लगा हुआ हूं और जिस यात्रा को मैं लेकर चला हूं उसके प्रति मैं प्रतिबद्ध हूं और आपको एक अच्छी समझ सब्जेक्ट्स में हो सके उसके लिए मैं हमेशा पूर्णतः प्रयासरत रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, कल की क्लास में मिलते हैं। आप अच्छे से रिवीजन करें और अच्छे से चीजों को समझें।